नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर महेश कुमार वर्णमाल जी के जो न्यूनतम नया एडिशन 2024 का, इसके जो हम पार्ट कर रहे थे प्राचीन इतिहास की हम चीज़ों को कवर कर रहे थे। इसमें आप प्राचीन इतिहास में हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, जहाँ पे हम मौर्य वंश से रिलेटेड, गुप्त वंश से रिलेटेड, गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले इसके बाकी के पार्ट दो पार्ट लिस्ट में अब बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पॉलिटी जो है मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है इसी बुक की, तो आप जाके देख सकते हैं। 4 घंटे में वो पूरा पॉलिटी का आपका वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब रहेगा हमारा यहाँ पे मौर्य वंश रिलेटेड। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। देखिए, बृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो चाणक्य के बचपन नाम था आपका विष्णुगुप्त था। अगला है, सेटोडोकस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने यहाँ पे की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मिलता है विशाखदत्त में। ठीक है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र किस रिलेटेड है, तो शासन के सिद्धांतों पर आधारित क्या है, बुक है आपकी। ठीक है, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका पाटलिपुत्र में है। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में है। अगला क्वेश्चन रहेगा, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित लकड़ी का है? ठीक है, ये किस चीज़ का है? लकड़ी का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जो किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये पराजित इसको किया गया था। देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक, जिसको सॉप्टिक कहते हैं, ठीक है, सॉप्टिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने क्या किया? बिंदुसार के पास भेज दी थी। ठीक है, चलिए अगला है, कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हुए पाटलिपुत्र से। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विचित्र आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ये थी अशोक, सम्राट अशोक ने। सेटोडोकस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसमें मिलता है? ये मिलता है जस्टिन ने किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने अपनी पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको जीता गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का क्या उल्लेख यहाँ पे मिलता है? ठीक है, इन चारों को आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मौर्यकालीन तीर्थ मतलब अधिकारी दिए हुए हैं, उनके लेटेस्ट उनका विभाग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा ध्यान देना। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। अब आपको याद करने पड़ेंगे, इनको एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए पहला है मंत्री या पुरोहित, जो क्या होता था? प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी जो थे उनको यहाँ पे पुरोहित या मंत्री कहते थे। ठीक है, युवराज कौन होता था? राजा का उत्तराधिकारी जो होता है उसको युवराज कहते थे। सन्निधाता, राज की कोषागार का प्रधान अधिकारी जो होता था उसको कोषाध्यक्ष यहाँ पे कहा जाता था। समाहर्ता क्या करता था? राजस्व विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, जैसे या वित्त मंत्री कह सकते हैं, कर संग्रह, उसको समाहर्ता यहाँ पे कहा जाता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष, जो मंत्री परिषद का क्या अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजीदारी न्यायालय का न्यायाधीश, जो कमिश्नर होता था उसको यहाँ पे प्रदेष्टा कहते थे। व्यावहारिक, दीवानी न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश था उसको व्यावहारिक कहते थे। नायक कौन होते थे? नायक थे आपके सेना का संचालन, नगर रक्षा का अध्यक्ष जो था नायक कहा जाता था। ठीक है, सेनापति, जो सेना का सर्वोच्च कमांडर जो होता था उसको सेनापति कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। अंतर्वर्षिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी, उसको यहाँ पे अंतर्वर्षिक कहा जाता था। अगला था कर्मांतिक था उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष जो था वो कर्मांतिक था। प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का काम करता था, प्रशासता करता था। दंडपाल,
सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख जो अधिकारी था उसको दंडपाल यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुर्गपाल की बात करेंगे यहाँ पे। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्ग, जो देश के अंदर दुर्ग होते थे उनको देखता था, जो प्रबंधक करता था उसको दुर्गपाल कहते हैं। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, यहाँ पे अंतपाल था। आटविक थे वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लेगा। मॉडर्न टाइम पे यहाँ पे आटविक कौन होते थे? तो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पे होता था। देवारिक कौन थे? राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी यहाँ पे देवारिक था। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पे नागरक था। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्यकालीन अधिकारी पोताध्यक्ष का प्रमुख कार्य मापतोल करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पोताध्यक्ष कौन थे? जो मापतोल का यहाँ पे काम करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चीज़ों को। चलिए, किस मौर्य दक्कन की विजय शासन से प्राप्त की थी? ठीक है, तो किस मौर्य दक्कन की विजय शासन ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो, ठीक है, उससे यहाँ पे सिद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था? तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को यहाँ पे रज्जुक कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि की प्रथम पहचान किस उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों से यहाँ पे की गई है। अगला रहेगा, सम्राट अशोक का शिलालेख शाहजवागढ़ी से प्राप्त हुआ है, वह स्थान कहाँ पे है? तो ये है आपका पेशावर, पाकिस्तान में है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये है आपकी प्राकृत भाषा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है कुछ। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ताओं की यहाँ पे बात की हुई है, कब कब उनके अभिलेखों की खोज हुई और किसके द्वारा की गई और कौन से सन में हुई थी करके। ठीक है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, पहला आपका धौली अभिलेख, जो कि खोज करता है किट्टो, और ये हुई थी 1837 ईस्वी में। भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्थ के द्वारा 1840 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन के द्वारा 1875 में। दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर के द्वारा 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख पेटे टिप्टेंथर के द्वारा 1750 में। मानसेहरा कैप्टन ले के द्वारा 1889 में। कालसी अभिलेख, जो कि आपका देहरादून में है, इंपॉर्टेंट है, जॉन फॉरेस्ट का की गई थी, उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1860 में। रुम्मनदेई जो अभिलेख है वो आपका फिहर के द्वारा 1896 में। जोगढ़ अभिलेख, जो कि सर वाल्टर इल्ट के द्वारा 1850 में। गिरनार अभिलेख लेफ्टिनेंट कर्नल डार्ट के द्वारा 1822 में। शाहबाजगढ़ी का जो है एक फ्रांसीसी अधिकारी, शहनाबाजी कहाँ मैंने बताया था अभी, पेशावर पाकिस्तान में है, 1836 में खोज हुई थी। इलाहाबाद का स्तंभ टी.एस. बट के द्वारा 1834 में। मॉस्की अभिलेख बिडेन के द्वारा, ठीक है, जो भी 1915 में। निगाली सागर फिहर के द्वारा 1895 और रामपुरवा कार्लाइल और 1872 में। ठीक है, और सारनाथ स्तंभ में ऑरेल स्टेन के द्वारा 1905 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी मैचिंग फॉलोइंग में आते हैं, इसको आप एक बार लोग करेंगे, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, देखिए आगे बोला गया है, मौर्यकाल में व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान और सामूहिक तथा व्यापारियों के नेता को सारवाह कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। चलिए कुछ आगे देख लेते हैं। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म पर आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो ये मिलता है देव नाम प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से। ठीक है, प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से पता चलता है? तो श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर से। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए थे? अशोक के द्वारा। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ जो है आपका राजस्थान में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी लिपि, जो आपकी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया यहाँ पे। ठीक है, अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेख से यहाँ पे हमको सूचनाएं मिलती हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ठीक है, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो सीताध्यक्ष। ठीक है, मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया है? तो ये अशोक ने करवाया है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे,
मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी, देहरादून में, ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं एक बार। अधिकारी दिए हुए हैं, साथ में उनके विभाग दिए हुए हैं। सीताध्यक्ष जो कि कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, अकार अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान होता था, शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान होता था, ठीक है। मुद्राक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष और सस्ताध्यक्ष होता था आपका व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, ये यहाँ पे होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? ये मिलता है इंडिका, जो कि है मेगास्थनीज की। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो ये हो गया जैन धर्म के। कौन सा स्थान मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये था आपका तक्षशिला। गाँव के शासन को स्वशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश में किया था? तो ये किया था आपका मौर्य वंश ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था? तो ये था मिस्र का, जो इसको हम इजिप्ट कहते हैं अभी, ठीक है। मिस्र के शासक टॉलमी फिलालेप्टस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुरमई कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? कहने का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया आपका महाक्षत्रप रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख में। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो ये थे राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। अगला है, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया है? गिरनार क्षेत्र अब गुजरात में है, जूनागढ़ में, ठीक है। तो ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे करवाया है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कोरुवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कहाँ पे है? आपका कौशाम्बी तथा प्रयाग में है, ठीक है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह के लिए विच्छेद की अनुमति दी गई थी? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है 13वें शिलालेख में, यहाँ पे इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये थे बृहदत्त थे, ठीक है। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र राजा कौन था? ये था अलेक्जेंडर था, ठीक है। कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण पर विजय प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ पे विजय प्राप्ति यहाँ पे की थी। हम आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो ये था सीरिया, बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? दशरथ के द्वारा यहाँ पे की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक की कुछ उपाधियाँ हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। उपाधि और साथ में उनके स्रोत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अशोक जहाँ पे मिलता है हमको उपाधि, मास की लघु शिलालेख है उससे प्राप्त होती है। देवाना प्रिय अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख से प्राप्त होती है। अशोक मौर्य रुद्रनामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहालेख। प्रियदर्शी राजा मगध भाबरू बैराट लघु बैरागी जी कहाँ पे है? राजस्थान में है। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश। अशोकवर्धन पुराण में जानकारी मिलती है। राजा अशोक नेट्टू लघु अभिलेख में हमको प्राप्त होता है, इसकी नाम उनका राजा अशोक था करके। और राजा अशोक देवाम्प्रिय उद्गोलन लघु शिलालेख में हमको इनकी जानकारी मिलती है। तो इनको एक बार आप फिर से देख लेना और इनको याद कर लेना, ठीक है। आगे है, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किस दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य के द्वारा। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? आर्माइक भाषा से हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्माइक भाषा जो है आपकी। कौटिल्य किसे संबंधित प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन? आपके कौटिल्य। यहाँ पे मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का हुआ था यहाँ पे अधिकार। मौर्य शासन व्यवस्था में
रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण था। ठीक है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं आपका बिंदुसार को जाना जाता है इस नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल की मुद्राएं के बारे में देख लेते हैं। इस काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। किसमें? मौर्य काल में क्वेश्चन पूछेगा, मौर्य काल में कौन सी मुद्रा मिलती है? चांदी के और तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों 4 प्रकार के सिक्के थे चांदी के। पहला था पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग। ठीक है, तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार जो मिलते हैं वो मिलते हैं मासक, अर्धमासक, कांकड़ी और अर्ध कांकड़ी। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट है याद कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अगला चैप्टर जो हमारा मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीमुक किस वंश का शासक था, संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुक था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मिलती है आपकी मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये थी आपकी अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं हम, ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हम बात करें, अमरावती वहीं है अभी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत जहाँ से हमें प्रारंभ हम यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, चलिए, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? ये कुषाण शासकों के द्वारा यहाँ पे किया गया था। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो यह 135 वर्षों का। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन बने थे? तो यह था सातवाहन वंश था। संगु वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कंड वंश ने यहाँ पे राज किया। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पांचाऊ के द्वारा। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो ये था कुषाण वंश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व में। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। अगर शक संवत की बात करेगा तो 78 ईस्वी पूर्व में। अगर पूछेगा विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का डिफरेंस है, तो 135 वर्ष का है। और विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो 78 है ये हमारा जो शक संवत है और यहाँ पे विक्रम संवत, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 8 और 7 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है यहाँ पे? ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और 7 और हमारे पास एक कैरी था, 8 6 और 13 करेंगे 135। तो इन दोनों को बीच में डिफरेंस आया। देखिए विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। आपके 57 58 78 ये हो गए और 57 आपके ये हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश संबंधित थे? तो ये थे चैदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो ये थे डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध की जो विशाल प्रतिमाएं थी वहाँ पे, कहाँ पे? बामियान। ठीक है, अफगानिस्तान में। बट अभी वो तालिबान के द्वारा उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, अब ये यहाँ पे नहीं है। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उपमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक का। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने बनाए थे? तो हुस्विक ने बनाए थे। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के सिक्कों पर। ठीक है, योद्धे सिक्कों पर किस देवता का चित्रकार मिलता है? तो इसे मिलता है कार्तिकेय का। भारतीय और यूनानी, जिसको हम ग्रीक कहते हैं, कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय और यूनानी जो कला शैली थी, उन दोनों की जो मिश्रित चीज़ें बनी है उसको गांधार शैली यहाँ पे कहा जाता है, जो चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो ये था आपका चरक था। कनिष्क किस संप्रदाय संबंधित थे? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से कनिष्क क्या थे? संबंधित थे। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के बाद ही हुआ, हत्या के द्वारा हुआ? ये था आपका शुंग वंश। शुंग वंश जो आपका था। ठीक है, भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर। देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, इनको थोड़ा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से चीज़ों करेंगे। ठीक है, देखिए विदेशी आक्रांत, भारत आगमन, मूल निवास स्थान दिया हुआ है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक और राजधानी, विशेष तथ्य यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले हम बात करेंगे हिंदू यवनों की बात करेंगे, जो कि भारत आगमन होता है 90 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ से आए थे? मूल निवास था इनका बैक्ट्रिया और अफगानिस्तान।
सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे? मिनांडर थे इनके, और मिलिंद साकल थे। वर्तमान में क्या है? सियालकोट, जो अभी ये है, ठीक, सियालकोट, ठीक है। महाराष्ट्र शक सीथियन, ठीक है, 90 ईसा पूर्व सीरिया ईरान से ये मूल निवास था इनका। नहपान पश्चिम भारत में और महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवां अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। फिर आते हैं पार्थियाई या फिर पहलव, जो कि पहली सदी ईसा पूर्व में आए थे और ईस्वी के अंत तक रहे। पार्थिया ईरान, ठीक है, इस टाइम पे आए थे और पार्थिया ईरान के मूल निवासी थे। इनके जो प्रसिद्ध शासक थे यहाँ पे ये थे गोंडोफर्निस, जो कि बेंग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इनके सिक्के मिले हुए हैं, ठीक है। फिर आते हैं कुषाण शासक 1500 ईस्वी पूर्व में, चीनी, तुर्कियान, कनिष्क इनका टाइम पे प्रसिद्ध शासक था, और उज्जैनी वर्तमान उज्जैन, साथ में पुरुषपुर वर्तमान पेशावर में इनके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। आक्रमणकारियों का क्रम जो था देखिए, पहले आते हैं हिंदू यवन आते हैं, फिर शक आते हैं, पहलव आते हैं और कुषाण आते हैं। तो ये क्रम है भारत में आने का, ठीक है, जो आक्रमणकारी यहाँ पे आक्रमण किए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कटफिसेस को दिया जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे इनके बारे में। चलिए अब यहाँ पे हमारा रहेगा अगला चैप्टर गुप्त काल, ठीक है। देखिए गुप्त काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त था। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल गोल्डन एज या फिर स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त वंश का यहाँ पे जाना जाता है। गुप्त वंश के किस अवधि तक शासन किया था? तो 275 से लेकर 550 ईस्वी तक इनके द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी, पर पहला अगर पूछेगा तो समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। गुप्त वंश संवत की स्थापना किस शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। चलिए किस गुप्त राजा की एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम भी क्या था? देवगुप्त था। गुप्तकाल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्र लिपि से होता था, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय की जानकारी यहाँ पे मिलती है। यूकेपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री में, ठीक है। किस शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यहाँ पे सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार यहाँ पे कहा जाता है। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, ठीक है, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को यहाँ पे शक विजेता भी कहा जाता है। देखिए साथ में गुप्त शासकों के प्रथम उपाधियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए पहला है शासक श्रीगुप्त, उपाधि थी आदिराज या फिर महाराज की उपाधि, ठीक है। अगले थे यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य या विक्रमांक भी कहते हैं, खासकर आपने विक्रमादित्य सुना होगा नाम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगले आते हैं, ध्यान देना यहाँ पे विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त 2 को यहाँ पे दी गई है, ठीक है। स्कंदगुप्त या इनको कहते हैं शक्रादित्य या फिर शक्रोपम, समुद्रगुप्त पराक्रमक, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, यहाँ पे अब गुप्तकालीन अधिकारी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने मौर्यकालीन अधिकारी देखे थे, उनके विभाग देखे थे, अब यहाँ पे देखेंगे गुप्तकालीन के अधिकारी और विभाग उनके। देखिए जो अधिकारी था गुप्तकाल में, महासेनापति, जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको महासेनापति कहते थे। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था रण भांडागारिक, ठीक है, रण भांडागारिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले हैं युद्ध व शांति का प्रधान महासंधि विग्रह, राजकीय कोष का प्रधान महाभांडागारिक। अगला है अभिलेख विभाग का प्रधान महाअक्षपटलिक, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान सर्वदाध्यक्ष, राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी महाप्रतिहार, भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान ध्रुवाधिकरण, दान विभाग का प्रधान अग्रहारिक, सेना का सेनापति जो सर्वोच्च अधिकारी है उसको महाबलाधिकारी। देखिए सेना के पास क्या होता है? बल होता है ना, तो इसको आप याद रखो महाबलाधिकारी, ऐसे इसको याद सकते हैं। देखिए जो न्यायाधीश क्या होते हैं? दंड देते हैं, कोर्ट वगैरह में आपने देखा है, तो न्यायाधीश जो होते थे महादंडनायक इनको कहा जाता था। अगला है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक, जो दंड देता था आपको, ठीक है। यहाँ क्या होगा? दंडनायक जो हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यायाधीश, पर जो पहले दंड देता है वो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। शिक्षा अधिकारी को यहाँ पे विनय स्थित स्थापक कहा जाता था, ठीक है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं चीज़ों को। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यह है सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष में संबंधित था? ये था छड़पक था, छपड़क। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेकर 415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था। उनके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इसमें कालिदास, धनत्वरित, छड़पक, शंकु, बैताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपड़, बराहमिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। तो क्वेश्चन पूछता है जैसे अकबर के टाइम पे 9 यहाँ पे विद्वान थे, ठीक है, उसी में 9 यहाँ पे कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी कहते हैं इनके 9 विद्वान यहाँ पे थे। ठीक है, आगे देखेंगे शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्षों का क्या है यहाँ पे अंतर है। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या नाम से जाना था? रूपक कहते थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। गुप्तकालीन जो रजत चांदी की जो मुद्राएं थी उनको रूपक कहते थे। कुमार गुप्तकालीन मदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? इसमें मिलता है तंतुवाय का मिलता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को साथ ही साथ। देखिए गुप्त काल की कृषि व्यवस्था महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? यहाँ पे सामंतवाद का प्रारंभ हुआ। अब देखिए गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। क्षेत्र जो होते थे, खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। अब ऐसे याद रख लो, आप कहीं भी निवास करते हैं, कहीं घर बनाते हैं तो उसमें वास्तु करते हैं ना आप लोग, तो वही याद कर लो। ऐसे जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसको खिल कहते थे। जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था और पशुओं को चरने की छोड़ी गई भूमि को यहाँ पे चारागाह कहा जाता था। ये तो आपको याद जैसे भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन के द्वारा यहाँ पे किए गए थे। प्रवरसेन प्रथम थे, उनके द्वारा। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है मुद्रा राक्षस में यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? यह है बिठूर, कानपुर में। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर शैलों का प्रचलन था हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो व्यापारिक मंडी थी। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज में भी है सबसे कम। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाएगा क्योंकि अभी गुकेश करके यहाँ पे शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं सबसे कम उम्र में। ठीक है, तो इसलिए जो शतरंज का खेल था वो भारत में ही गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुँचा था। ठीक है, पहले भारत में हुआ था, उसके बाद ये आगे ईरान गया, फिर वहाँ से यूरोप में गया। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्त से। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? फाहियान के द्वारा। भारत में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल के ही है? आपके गुप्त काल के हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़ों का आयात यहाँ पे किया जाता था। कल्हण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा कश्मीर जो श्रीनगर है उसकी स्थापना किसने की? तो यहाँ पे किसके द्वारा की? अशोक ने की थी। ठीक है, कल्हण के द्वारा ऐसा बोला गया है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे आगे देखेंगे गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो ये थे आर्यभट्ट थे। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में मिलता है। ठीक है, विशागत्यकृत नामक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रत्यय सर्वाधिक था? तो ये था स्कंदगुप्त में। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में थे? तो ये थे प्राकृत भाषा में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपका विष्णुगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया है? शकों पर विजय के कारण इनको यहाँ पे सकारी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री बताया गया है? तो प्रयाग अभिलेख में इनको बताया गया है। अगला देखेंगे। हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्ति यहाँ पे की थी। चलिए आगे देखेंगे। गुप्त काल में श्रेणियों से बनी संस्था जिसकी शिल्पी श्रेणियाँ सदस्य थी को कहा गया है निगम कहा गया है।
अग्रहार से क्या तात्पर्य था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो भूदान था उसको अग्रहार कहा जाता था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? ये भी हुआ है आपका गुप्त काल में हुआ है, ठीक है। बराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया है? तो भगवान विष्णु के सम्मान में कराया गया है। चलिए आगे देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के समकालीन कुछ राजवंश हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। राजवंश हैं, स्थापना है और उनके संस्थापक है। पहला है वाकाटक राजवंश, जो कि 255 ईस्वी में 255 में विद्य शक्ति इसके संस्थापक थे और 330 ईस्वी में सर्वसय। फिर आते हैं नागवंश, नाग राजवंश 305 ईस्वी में भवनाग क्या थे? इसके संस्थापक थे। त्रिकुटक राजवंश का स्थापना 415 ईस्वी में होती है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है त्रिकुटक राजवंश संस्थापक कौन थे? तो इंद्रदत्त थे। हुण राजवंश के संस्थापक तोड़मार थे, जो कि 500 ईस्वी में थे। सालंकायन राजवंश के देववर्मन थे, जो कि 300 ईस्वी में थे। विष्णु कुंडिन राजवंश 475 ईस्वी में विक्रमेंद्र वन इनके क्या संस्थापक थे। और माथुर राजवंश जो था 325 ईस्वी में अच्युति इनके संस्थापक थे और 350 में ईस्वी में शंकर वर्मन इनके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।